संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में सर्वोच्च संघीय न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति की विवेचना कीजिए। प्रश्न को एक बार पुनः सुन लीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में सर्वोच्च संघीय न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति की विवेचना कीजिए। डिस्कस द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। डिस्कस द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू of the Supreme Federal Court of the Supreme Federal Court in the United States of America. Discuss the power of judicial review of the Supreme Federal Court in the United States Constitution. यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका प्रश्न हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में सर्वोच्च संघीय न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति की विवेचना कीजिए। अभी अमेरिका के संविधान की विशेषता हम लोगों ने पूरा की है और ये पहला प्रश्न अमेरिका के संविधान से मैं करा रहा हूं। और जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि अमेरिका के संविधान में के मूल संविधान में, जैसा कि मैं आपको एक दिन पढ़ा रहा था कि अमेरिका के मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है उसके पास प्राप्त नहीं थी। उसने एक महत्वपूर्ण वहां का सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख एक वाद गया था या एक मुकदमा गया था। उस केस के बाद, उस केस का नाम था मारवरी बनाम मेडिसिन। मारवरी बनाम मेडिसिन के केस से सर्वोच्च संघीय न्यायालय ने, अमेरिका के सर्वोच्च संघीय न्यायालय ने, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति ग्रहण कर ली। अमेरिका के संविधान में, मूल संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं थी। 1803 में मारवरी बनाम मेडिसिन के विवाद में न्यायमूर्ति मार्शल द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया गया था। ये हमने बताया था कि राष्ट्रपति एडम्स ने मारवरी को कोलंबिया जिले का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। और जब उन्हें न्यायाधीश नियुक्त कर दिया एडम्स ने मारवरी को, तो अब दूसरे राष्ट्रपति जयफरसन आए और राष्ट्रपति जयफरसन और उनके न्याय मंत्री मेडिसिन ने मारवरी को आदेश भेजने से इनकार कर दिया। जो पहले नियुक्ति पत्र दे दिया था राष्ट्रपति एडम्स ने, तो दूसरे राष्ट्रपति जेम्स ने और उनके विधि मंत्री मेडिसिन ने, इसे क्लास में भी बता चुका हूं, उन्होंने नियुक्ति पत्र नहीं दिया। तब मारवरी महोदय गए, मारवरी को न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, वो सर्वोच्च न्यायालय में गए और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप इनके लिए नियुक्ति पत्र जारी करिए, क्योंकि राष्ट्रपति एडम्स ने जिस शक्ति का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है उसका आज्ञा पत्र आप जारी करिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक परमादेश मैंडेमस जारी किया गया। मैंडेमस माने एक महाआदेश जारी किया गया, परम आदेश जारी किया गया कि आप न्यायपालिका के अधिनियम के अंतर्गत परमादेश जारी किया गया कि राष्ट्रपति एडम्स ने जो नियुक्ति की थी वो राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने नियुक्ति की थी। और दूसरे राष्ट्रपति द्वारा, कार्यपालिका के इस राष्ट्रपति द्वारा और विधि मंत्री मेडिसिन द्वारा उस
पत्र को जारी न करके संविधान की मर्यादा का उल्लंघन किया है, संवैधानिक आदेशों का उल्लंघन किया है। और यही से यह अमेरिका के संविधान में स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया गया कि कोई भी अगर कार्यपालिका का आदेश या विधायिका द्वारा बनाई गई विधि संविधान के विपरीत है तो सर्वोच्च संघीय न्यायालय उसे शून्य घोषित कर सकता है। और न्यायपालिका की यही शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहलाती है। तो आप लोग अब इसे नोट करिए। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति या न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है। अमेरिका के सर्वोच्च संघीय न्यायालय की महत्वपूर्ण शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति या न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है। और इस न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के ब्रिटेन का माध्यम से अमेरिका का सर्वोच्च संघीय न्यायालय संविधान का संरक्षक हो गया है। अमेरिका के सर्वोच्च संघीय न्यायालय की महत्वपूर्ण शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति या न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है। और इस न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के माध्यम से अमेरिका का सर्वोच्च संघीय न्यायालय संविधान का संरक्षक बन गया है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहा जाता है। अंग्रेजी वाले लोग लिखें, The important power of the Supreme Federal Court of America is the power of judicial review. The important power of the Supreme Federal Court of America is the power of judicial review or the right of judicial review, and through this power of judicial review and through this power of judicial review, the Federal Court of America has become the guardian of the Constitution, has become the guardian of the Constitution. This power of the U.S. Supreme Court, this power of the U.S. Supreme Court is called the power of judicial review.
सर्वोच्च संघीय न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का एकमात्र अधिकार है। सर्वोच्च संघीय न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का एकमात्र अधिकार है। सर्वोच्च संघीय न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का एकमात्र अधिकार है। The Supreme Federal Court has the sole authority. The Supreme Federal Court has the sole authority to interpret the Constitution. सर्वोच्च संघीय न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का एकमात्र अधिकार है। इस अधिकार का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च संघीय न्यायालय कांग्रेस द्वारा बनाए गए विधियों, संविधान के संशोधन और कार्यपालिका के आदेश की परीक्षा की जाती है। यदि सर्वोच्च संघीय न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान का संशोधन कांग्रेस द्वारा बनाई गई विधि कांग्रेस द्वारा बनाई गई विधि किसी का माइक अभी खुला हुआ है और किसी का माइक है। भाई माइक ऑफ करो, हमको पढ़ाने में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। देखो किसका माइक है भाई। अमन भाई, ये जो लोग भी सुन रहे हैं, मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है ना? फिर माइक खोल दिया वो। ये सब आप लोगों के लिंक जारी करने का नतीजा है। लिंक आप ही लोगों ने बाहरी लोगों को लिंक दे दिया है। किसका माइक खुला हुआ है? ये कौन सुंदरम है? सुंदरम, अपना माइक ऑफ करिए। ये क्यों ऐसा करते हो भाई? बीच में पढ़ाई को डिस्टर्ब कर देते हो माइक खोल के। ये बाहर के हैं क्या कोई सुंदरम? ये सब आप लोगों की खुराफात है। शेयर आपने कर दिया है बाहर के लोगों को और वो आके डिस्टर्ब करते हैं, और घाटा किसका होगा? हमारा होगा। अब हम रिकॉर्डिंग अपनी ऑफ करें, ये आप तक पहुंच नहीं पाएगा और मैं पीडीएफ नहीं दूंगा। सर्वोच्च संघीय न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का एकमात्र अधिकार है। इस अधिकार का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च संघीय न्यायालय कांग्रेस द्वारा बनाए गए विधियों कांग्रेस द्वारा बनाए गए विधियों कांग्रेस द्वारा बनाए गए विधियों, संविधान के संशोधन और कार्यपालिका के आदेश की परीक्षा की जाती है। यदि सर्वोच्च संघीय न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान का ऐसा संशोधन
कांग्रेस द्वारा बनाई गई विधि और कार्यपालिका का आदेश संविधान के विरुद्ध है, तो सर्वोच्च संघीय न्यायालय को ऐसे संविधान संशोधन, कांग्रेस द्वारा बनाई गई विधि और कार्यपालिका के आदेश को शून्य घोषित करने का अधिकार है। सर्वोच्च संघीय न्यायालय के इस अधिकार को न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है। शून्य घोषित करने का अधिकार है। सर्वोच्च संघीय न्यायालय को ऐसे संविधान संशोधन, कांग्रेस द्वारा बनाई गई विधि और कार्यपालिका के आदेश को शून्य घोषित करने का अधिकार है। सर्वोच्च संघीय न्यायालय के इस अधिकार को न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है। अब शुरू में हमने लिखाया कि सर्वोच्च संघीय न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का एकमात्र अधिकार है। जहां संविधान को व्याख्या करना है या संविधान जहां समझ में नहीं आ रहा है, जैसे हमने अभी आपको बताया कि मारवाड़ी बनाम मेडिसिन, राष्ट्रपति मैंने बताया कि 1803 में मारवाड़ी बनाम मेडिसिन का एक मुकदमा सर्वोच्च संघीय न्यायालय के सामने आया और इसमें राष्ट्रपति ने क्या किया था? इसमें राष्ट्रपति एडम्स ने मारवाड़ी को कोलंबिया राज्य का न्यायाधीश बना दिया। दूसरे राष्ट्रपति जब आते हैं, न्यायाधिकारी बना दिया गया। उसके बाद मारवाड़ी को जो जज होने का नियुक्ति पत्र देना था, उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति आ जाते हैं और दूसरे राष्ट्रपति जब आते हैं तो दूसरे राष्ट्रपति उसे नियुक्ति पत्र जारी नहीं करते हैं और दूसरे राष्ट्रपति जयफरसन आते हैं। राष्ट्रपति एडम्स ने मारवाड़ी को कोलंबिया राज्य का क्या बना दिया? जज बना दिया। फिर उसके बाद चुनाव होता है और चुनाव के बाद दूसरे राष्ट्रपति नियुक्त हो जाते हैं। राष्ट्रपति जयफरसन ने नियुक्ति पत्र पुनः जारी नहीं किया। उन्होंने नियुक्त कर दिया लेकिन नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया और कोलंबिया राज्य के गवर्नर मारवाड़ी को नहीं बनाया गया। और जो दूसरे राष्ट्रपति जयफरसन थे, जयफरसन के विधि मंत्री थे मेडिसिन, उन्होंने कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया। वो विधि मंत्री थे और उन्हें मारवाड़ी को जज पद का नियुक्ति पत्र जारी कर देना चाहिए। अब ऐसी परिस्थिति में जज साहब मारवाड़ी पहुंच जाते हैं सर्वोच्च संघीय न्यायालय में और वो कहते हैं कि माननीय राष्ट्रपति का जो पूर्व का आदेश है वो लागू होना चाहिए और यहाँ पर माननीय सर्वोच्च संघीय न्यायालय ऑनरेबल फेडरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इस बात पर विचार करती है, इसका ट्रायल करने लगती है और उसने 3 बातें स्पष्ट कर दी। अब देखिए, यहाँ संविधान मौन था, अब संविधान को व्याख्या करनी थी कि राष्ट्रपति एडम्स ने जिसे मारवाड़ी को कोलंबिया का न्यायाधीश बनाया गया था, दूसरे राष्ट्रपति जयफरसन आ जाते हैं और उनके विधि मंत्री नियुक्ति पत्र जारी नहीं करते हैं। अब संविधान की यहाँ व्याख्या करनी थी कि क्या मेडिसिन को जज बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। इस विषय पर राष्ट्रपति के विधि मंत्री का क्या कर्तव्य है। अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न माननीय सर्वोच्च फेडरल न्यायालय के सामने आ गया, सर्वोच्च संघीय न्यायालय के सामने ये प्रश्न आ गया। तब सर्वोच्च संघीय न्यायालय ने यही व्याख्या की, संविधान को, जहां संविधान मुखरित नहीं है, संविधान मौन है, तो संविधान का इंटरप्रिटेशन कौन करेगा, संविधान की व्याख्या कौन करेगा।
तो यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या की संविधान की, और माननीय सर्वोच्च संघीय न्यायालय ने व्याख्या करते हुए कहा, अब यहाँ संविधान मौन है, संविधान में ये बात लिखी नहीं गई थी कि राष्ट्रपति एडम्स ने मारवरी को नियुक्त कर दिया, दूसरे राष्ट्रपति जयफरसन आ गए, उनके विधि मंत्री ने ये कार्य किया नहीं किया, और नहीं किया तो क्या गलती की। अब यहाँ सर्वोच्च संघीय न्यायालय को यहाँ संविधान को व्याख्यायित करना और स्थिति को बहुत सीधे शब्दों में स्थिति को स्पष्ट करना आवश्यक था। तो स्थिति स्पष्ट क्या हुई, माननीय सर्वोच्च संघीय न्यायालय ने कहा कि अब यहाँ व्याख्या करता है कि क्या तत्व हैं, और आप सबको मालूम है कि अमेरिका में सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका में संविधान सर्वोच्च है। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों की शक्तियां, कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति की सारी शक्तियां संविधान से आती हैं, न्यायपालिका की समस्त शक्तियां संविधान से आती हैं, और विधायिका लेजिस्लेचर का जितना पावर है वो सब संविधान से ही आता है। वहां संविधान बड़ा है, संविधान के अनुसार ही शासन के तीनों अंगों को कार्य करना पड़ेगा, इसके बाहर जाके कार्य संविधान का कुछ भी नहीं होगा। ये हमने आपको लिखाया है कि संविधान के अंदर सब कुछ, संविधान के बाहर आउटसाइडर कुछ नहीं, इनसाइडर सब कुछ। संविधान के अंदर जो बातें लिखी गई हैं वही, संविधान के अंदर जो बातें चल रही हैं वही महत्वपूर्ण है, बाहर कुछ नहीं किया जाएगा। तो ये संविधान की व्याख्या करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कांग्रेस को विधि बनाने का अधिकार है, और सर्वोच्च संघीय न्यायालय ने कहा कि यदि कांग्रेस कोई विधि निर्माण करती है और वो संविधान के विपरीत है, वह संविधान के विपरीत है, तो उसे भी, संविधान के विपरीत है तो सर्वोच्च संघीय न्यायालय उस बनाई गई विधि को शून्य या अवैध घोषित कर सकता है। इसी प्रकार यदि कोई संविधान का संशोधन कांग्रेस द्वारा किया जाता है, संविधान संशोधन भी कांग्रेस के द्वारा ही किया जाएगा, और संविधान का कोई संशोधन अगर कांग्रेस करती है और वो संविधान के प्रतिकूल है, संविधान के अगेंस्ट है, तो उसे भी वह शून्य या अवैध घोषित कर सकती है। इसी प्रकार अगर राष्ट्रपति का कोई आदेश संविधान के विपरीत है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च संघीय न्यायालय, ऑनरेबल संघीय फेडरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सर्वोच्च संघीय न्यायालय संविधान के संशोधन को, जो संविधान के विपरीत है, विधि निर्माण को, जो संविधान के विपरीत है, और कार्यपालिका के ऐसे आदेश जो संविधान के विरुद्ध हैं, उसे शून्य कर देने का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को है, सर्वोच्च संघीय न्यायालय को है। और सर्वोच्च संघीय न्यायालय ने यह शक्ति मारवरी बनाम मेडिसिन के मुकदमे से 1803 में ग्रहण कर ली, जो मूल संविधान में ये शक्ति उसको प्राप्त नहीं थी। इसी सर्वोच्च संघीय न्यायालय के अधिकार को या शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहा जाता है। और आपने हिंदी वालों ने लिख लिया होगा कि सर्वोच्च संघीय न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का एकमात्र अधिकार है। अब यहाँ व्याख्या करना जरूरी हो गया था कि क्या राष्ट्रपति एडम्स के आदेश को लागू किया जाए या न किया जाए, तो लगा, सर्वोच्च संघीय न्यायालय का कहना था कि राष्ट्रपति ने अपने शक्तियों का प्रयोग संविधान की सीमा के अंदर, और संविधान में जो शक्ति दी गई थी राष्ट्रपति को, उसी शक्ति का प्रयोग करके राष्ट्रपति एडम्स ने मारवरी को कोलंबिया का जज नियुक्त किया है, तो दूसरे राष्ट्रपति को नियुक्ति पत्र जारी न करने का कोई अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति ने अपने संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग किया है। इसलिए सर्वोच्च संघीय न्यायालय ने परम आदेश दिया, एक महा आदेश दिया कि माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिया गया निर्णय सही है, और
मारवरी को कोलंबिया का न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। यह बात जब शक्तिशाली ढंग से बहुत स्ट्रांग तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अमेरिका के कही, तो वहां से यह शक्ति उन्हें प्राप्त हो गई। माननीय सर्वोच्च संघीय न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त हो गई, किसकी? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति की। और इसी को आप लोगों ने लिखा है कि सर्वोच्च संघीय न्यायालय को संविधान की व्याख्या करना, और यहाँ व्याख्या ही किया उसने, संविधान की व्याख्या करने का एकमात्र अधिकार है। इस अधिकार का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च संघीय न्यायालय कांग्रेस द्वारा बनाए गए विधियों, संविधान के संशोधन और कार्यपालिका के आदेश की परीक्षा की जाती है, परीक्षा करता है। आदेश की परीक्षा करता है, आदेश की परीक्षा करता है, आदेश की परीक्षा करता है। इसी को रिव्यू कहते हैं, परीक्षा करना। परीक्षा करता है, परीक्षा करता है, परीक्षा करता है। यदि सर्वोच्च संघीय न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है, यह सब आप लोगों को अब ज्ञात हो गया है, यदि सर्वोच्च संघीय न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान का संशोधन, कांग्रेस द्वारा बनाई गई विधि, संविधान का संशोधन, कांग्रेस द्वारा बनाई गई विधि और कार्यपालिका का आदेश संविधान के विरुद्ध है, तो सर्वोच्च संघीय न्यायालय को ऐसे संविधान संशोधन, कांग्रेस द्वारा बनाई गई विधि और कार्यपालिका के आदेश को शून्य घोषित करने का अधिकार है। और सर्वोच्च संघीय न्यायालय के इस अधिकार को न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है। क्लियर हो गया? न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है। अंग्रेजी वाले बच्चे इसको लिखें। द सुप्रीम फेडरल कोर्ट, द सुप्रीम फेडरल कोर्ट हैज द सोल अथॉरिटी टू इंटरप्रीट द कॉन्स्टिट्यूशन। इसे आप लोगों ने लिख लिया भी होगा। द सुप्रीम फेडरल कोर्ट हैज द सोल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। The Supreme Federal Court has the sole authority to interpret the Constitution. In exercising, in exercising this authority, in exercising this authority, the Supreme Federal Court, this in exercising this authority, the Supreme Federal Court examines the laws made by the Congress, the laws made by the Congress, amendments to the Constitution, amendment to the Constitution, and the orders of the executive, and the orders of the executive if it appears, if it appears, if it appears to the Supreme Federal Court, to the Supreme Federal Court, if it appears to the Supreme Federal Court that that if the amend of the Constitution,
the law made by Congress and the order of executive and the order of executive if it appears to the Supreme Federal Court that if the amendment of the Constitution, the law made by Congress, and the order of the executive are against the Constitution, then the Supreme Federal Court has the right to declare against the Constitution, then the Supreme Federal Court has the right to declare such constitutional amendment, law made by Congress, and order of the executive void. This power of the Supreme Federal Court is called judicial review. तो ये स्पष्ट हो गया आप सबको कि किसे कहते हैं हम न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, और सर्वोच्च संघीय न्यायालय ने यह शक्ति कैसे ग्रहण की, ये सब आपके सामने बहुत स्पष्ट हो गया और आपको मुझे पूरा विश्वास है कि ये बात समझ में आ गई है। अब आगे देखिए। सर्वोच्च संघीय न्यायालय ने 1803 में मारवाड़ी बनाम मेडिसिन के विवाद में संविधान की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च संघीय न्यायालय ने 1803 में मारवाड़ी बनाम मेडिसिन के वाद में संविधान की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च संघीय न्यायालय ने न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति ग्रहण कर ली। सर्वोच्च संघीय न्यायालय ने 1803 में मारवाड़ी बनाम मेडिसिन के वाद में संविधान की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च संघीय न्यायालय ने न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति ग्रहण कर ली। अमेरिका के संविधान में मूल रूप से सर्वोच्च संघीय न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं थी। अमेरिका के संविधान में मूल रूप से सर्वोच्च संघीय न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं थी।
इसी मुकदमे मारवाड़ी बनाम मेडिसिन से उसने न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति ग्रहण कर ली। द सुप्रीम फेडरल कोर्ट the Supreme Federal Court assumed the Supreme Federal Court assumed the power of judicial review in 1803. The Supreme Federal Court assumed the power of judicial review 1803. Interpret, interpreting, interpreting, interpreting the Constitution, interpreting the Constitution in the case of Marbury Banam medicine, in the case of Marbury Banam medicine, case of Marbury Banam medicine. Originally, the Supreme Court, originally the Supreme Federal Court, Supreme Federal Court did not have the power of judicial review in the US Constitution. Originally, the Supreme Federal Court did not have the power of judicial review in the US Constitution. मारवाड़ी बना मेडिसिन के वाद ने सर्वोच्च संघीय न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त हुई, किसकी? न्यायिक पुनर्विलोकन की। मारवाड़ी मारवाड़ी बनाम मारवाड़ी बनाम मेडिसिन के वाद में सर्वोच्च संघीय न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त हुई। The Supreme Federal Court, the Supreme Federal Court the Supreme Federal Court got this power, got this power, got this power in the case of Marbury versus medicine. तो ये हो गया न्यायिक पुनर्विलोकन, आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आगे लिखिए। ब्राइस ने सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को व्याख्यायित करते हुए कहा है
कि सर्वोच्च संघीय न्यायालय ने व्याख्यायित करते हुए कहा है कि सर्वोच्च संघीय न्यायालय ने संविधान की रक्षा करने की वह शक्ति ग्रहण कर ली है सर्वोच्च संघीय न्यायालय की ब्राइस ने कहा है ब्राइस ने कहा है कि ब्राइस ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति की लॉर्ड ब्राइस ने या ब्राइस ने सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को न्यायिक पुनर्विलेखन की शक्ति को व्याख्यायित करते हुए कहा है कि सर्वोच्च संघीय न्यायालय ने सर्वोच्च संघीय न्यायालय की सर्वोच्च संघीय न्यायालय की यह शक्ति शक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और अमेरिका के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। ब्राइस ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को व्याख्यायित करते हुए कहा है कि सर्वोच्च संघीय न्यायालय की यह शक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और अमेरिका के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। ब्राइस हैड सेड ब्राइस हैड सेड that while explaining the power of judicial review of the Supreme Court, Bryce had said that while explaining the power of judicial review of the Supreme Court, this power of the Supreme Federal Court is the most important and the most important aspect aspects of the US Constitution of the US Constitution of the US Constitution। तो लॉर्ड ब्राइस ने कहा कि सर्वोच्च संघीय न्यायालय की यह जो शक्ति है न्यायिक पुनर्विलोकन की, यह अद्वितीय है, एक्सीलेंट है और अमेरिका के संविधान की का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, अर्थात अमेरिका के संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता या अमेरिका के संविधान का जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वह है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन से का अर्थ है कि न्यायालय की वह शक्ति है जो अपने न्याय क्षेत्र के अंतर्गत
न्याय के जो जुडिशियल उसका एरा है, जो जुडिशियल उसकी जुरिडिक्शन है, कानून विधि वैध है कि नहीं है, मैं पहले ही लिखा चुका हूं। विधि की वैधता को देखना, कार्यपालिका के आदेशों को देखना, तथा कानूनों को अगर अगर संविधान का कोई संशोधन है अथवा कार्यपालिका का कोई आदेश है, उसे अगर लागू नहीं किया जाता है तो ऐसे कानूनों को, ऐसे विधियों को जो संविधान के विरुद्ध है, कांग्रेस द्वारा बनाई गई, ऐसा संशोधन जो संविधान के विरुद्ध है, और कार्यपालिका का कोई आदेश, इन तीनों को वो कसौटी पर सर्वोच्च संघीय न्यायालय कसेगा। सर्वोच्च संघीय न्यायालय इन तीनों को कसौटी पर कसेगा कि क्या ये कार्यपालिका के आदेश, कांग्रेस द्वारा बनाई गई विधियां और संविधान का किया गया संशोधन, अगर वह संविधान के विरुद्ध है तो ऐसे कार्यपालिका के आदेश, विधि के निर्माण और संविधान के संशोधन को वो क्या कर सकता है, अवैध घोषित कर सकता है। इस प्रकार के संवैधानिक संशोधन को, कार्यपालिका के आदेश को, ये उसके पास बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है और यह अद्वितीय शक्ति थी। किसी भी न्यायपालिका के पास 1803 से पहले ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं थी। यह शक्ति केवल और केवल फेडरल कोर्ट ने ग्रहण की 1803 में मारबरी बना मेडिसिन के बाद से, और इसी न्यायपालिका की इसी शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहती है। इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिका में संविधान वही है जिसे जज कहते हैं। कहने को तो संविधान लिखा गया है, ऐसा इसलिए मैं बार बार आपको बताता हूं, ऐसी स्थिति इसलिए बनी कि अमेरिका एक संघीय देश है, संघवाद है, इकाइयों ने मिलकर संघ का निर्माण किया है, और अमेरिका के लोगों का एक आदर्श था कि हम किसी भी कीमत पर सर्वोच्च संघवाद के सिद्धांत से दूर हम देश को नहीं जाने देंगे। संविधान की एकता और अखंडता मजबूत रहे, संविधान पूरी तरह से सुदृढ़ रहे और लंबे समय तक यह संविधान चलता रहे। तो इसके लिए यह आवश्यक था कि संविधान को सुनिश्चित करने के लिए एक ऐसे न्यायपालिका की आवश्यकता थी जो बता चुके हैं, जो निष्पक्ष हो, जहां संविधान सर्वोच्च हो, न्यायपालिका निष्पक्ष हो, जो निष्पक्षता से, प्रेशर से मुक्त होकर के, दबाव से मुक्त होकर स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले सके और संविधान की रक्षा कर सके, संविधान को प्रोटेक्ट कर सके, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर सके और संविधान की व्याख्या कर सके कि वास्तव में संविधान का मूल अर्थ ये है, कोई भी व्यक्ति संविधान के अगर अगेंस्ट जाता है, चाहे वह विधायिका हो या कार्यपालिका, तो न्यायपालिका को अधिकार है कि वह संविधान के विरुद्ध, संविधान के भावना के विरुद्ध की गई किसी भी प्रकार की बात को वह अस्वीकार कर दे, वाइड कर दे, शून्य घोषित कर दे। इसी शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहा जाता है। इस रिकॉर्डिंग को आप बार बार सुनेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये बातें धीरे धीरे स्मरण हो जाएंगी और अभी जब हम लोग क्लास कर रहे हैं ऑनलाइन तो ये बातें बिल्कुल आपको याद हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि सरल शब्दों में मैंने इसे आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का दो महत्वपूर्ण विशेषता है या विशेष बातें हैं। पहली बात यह है कि क्या आपके मन में भी ये प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या न्यायपालिका सो मूटो स्वतः इस बात को ध्यान में ले लेता है कि यह कार्यपालिका का यह आदेश संविधान के विरुद्ध है, बनाई गई विधि, कांग्रेस द्वारा बनाई गई विधि
संविधान के विरुद्ध है, अथवा संविधान का कोई संशोधन, संविधान का कोई संशोधन जो कांग्रेस ने किया है वह संविधान के विरुद्ध है, ऐसा नहीं। तो इसकी पहली विशेषता है कि न्यायपालिका के सामने इस बात को लाने का प्रयास कौन करेगा? नागरिक करेंगे। तो इसकी सबसे सर्वप्रथम इसका बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायपालिका तभी करेगी जब उसके सामने कोई मुकदमा लेकर के जाएगा। अपने मन से सो मोटो वो नहीं करेगा। तो उसकी वैधानिकता अवैधानिकता की परीक्षा न्यायपालिका सर्वोच्च संघीय न्यायालय तभी करेगा जब न्यायपालिका के सामने यह बात कोई नागरिक, कोई व्यक्ति प्रस्तुत करेगा, पहली बात। दूसरा, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार का प्रयोग केवल सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं कर सकता, बल्कि इसके नीचे के न्यायालय भी इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की दो महत्वपूर्ण विशेषता है, दो महत्वपूर्ण बातें हैं, तत्व है कि न्यायपालिका इस पर तभी विचार करेगी तीन बातों पर। किन बातों पर? कि क्या राष्ट्रपति का, क्या कार्यपालिका का कोई आदेश संविधान के विरुद्ध है? क्या कांग्रेस द्वारा बनाई गई कोई विधि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है? कार्यपालिका का आदेश, ऑर्डर ऑफ द एजुकेटिव अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ मेड बाय द कांग्रेस अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट, एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द कांग्रेस, संविधान का कोई संशोधन यदि कांग्रेस करती है, कोई विधि अगर कांग्रेस निर्माण करती है, विधि बनाती है, अथवा कार्यपालिका कोई आदेश देती है और वो विधि के विरुद्ध है, तो न्यायपालिका अपने मन से कुछ नहीं करेगी। क्या होगा? न्यायपालिका के सामने उस बात को प्रस्तुत करना पड़ेगा, उस बात को कोई व्यक्ति लेके जाएगा। यह कोई व्यक्ति या व्यक्ति का कोई समुदाय, कोई संघ, कोई संगठन, कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे किसानों का संगठन, अध्यापकों का संगठन, छात्रों का संगठन, ऐसा ही कोई सामाजिक जीवन में काम करने वाला कोई संगठन या कोई व्यक्ति जब न्यायपालिका के सामने, न्यायपालिका के दरवाजे पर जाके दस्तक देगा, प्रार्थना पत्र देगा कि आप इस पर विचार करिए, यह विधि के विरुद्ध, यह संविधान के विरुद्ध है, तभी न्यायपालिका उस पर विचार करेगी। और दूसरा, यह सर्वोच्च संघीय न्यायालय ने 1803 में मारबरी बनाम मेडसिंग में फैसला किया, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे न्यायपालिका ने स्पष्ट कर दिया कि यह केवल मेरा अधिकार नहीं है, केवल सर्वोच्च संघीय न्यायालय ही जुडिशियल रिव्यू के पावर का एक्सरसाइज नहीं करेगा, प्रयोग नहीं करेगा, बल्कि जुडिशियल रिव्यू के शक्ति का, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग अपने अपने राज्यों के सर्वोच्च न्यायालय, वहां सर्वोच्च न्यायालय ही कहा जाता है, जो हमारे यहाँ उच्च न्यायालय है, सारे न्यायालय, और यहां तक कह दिया कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, राज्यों के जो जिलों के न्यायालय हैं, वह भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। जो संघीय न्यायालय और राज्यों के न्यायालय हैं, जो राज्यों के सर्वोच्च न्यायालय उसे कहा जाता है, वह भी इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो सर्वोच्च संघीय न्यायालय और राज्यों के न्यायालय भी न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, अब इसको नोट कर लीजिए। न्यायिक पुनर्विलोकन के शक्ति के संबंध में दो बातें आवश्यक हैं, या इस तरह लिखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के लिए दो तथ्य आवश्यक हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के लिए दो तथ्य आवश्यक हैं। पहला, न्यायपालिका न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग तभी करेगी जब उसके सामने कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह वाद या मुकदमा प्रस्तुत करेगा।
न्यायपाल न्यायिक न्यायपालिका न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग तभी करेगी जब उसके सामने कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह वाद वाद माने मुकदमा होता है, उसको हिंदी में वाद भी कहते हैं, वाद या मुकदमा वाद या मुकदमा प्रस्तुत करेगा। बिना उसके सामने मुकदमा ले जाए, चाहे व्यक्ति ले जाए या व्यक्तियों का समूह ले जाए, न्यायपालिका उस पर विचार नहीं करेगी, उसको ले जाना पड़ेगा। और दूसरा तथ्य क्या है, दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य या बात क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति सर्वोच्च संघीय न्यायालय के साथ साथ राज्यों के न्यायालय को भी प्राप्त है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति सर्वोच्च संघीय न्यायालय के साथ साथ राज्यों के न्यायालय को भी प्राप्त है। राज्यों के न्यायालय को भी प्राप्त है, राज्यों के न्यायालय को भी प्राप्त है। तो इसको लिख लीजिए अंग्रेजी वाले। टू फैक्ट्स आर एसेंशियल फॉर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। Two facts are essential for the power of judicial review. Two facts are essential for the power of judicial review. First, judiciary will exercise the power of judicial review judiciary will exercise the power of judicial review only when any person or group of persons presents a suit माने मुकदमा, SUIT suit before it ठीक। Second, the power of judicial review is available to the Supreme Federal Court. The power of judicial review is available to the Supreme Federal Court as well as the state courts. ये दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बाकी इसकी कहानी हमने आपको बता दी कि किसे कहते हैं, जब कैसे वहां पर 1803 में मारबरी बनाम मेडसिन का वाद किया गया था और उस वाद में किस प्रकार की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय ने ग्रहण कर ली।